जय हिंद, जय भारत। मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी चैक्स आप सबका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड दिस वीक डिकोडिंग 24/7 के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले एक हफ्ते में जो महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं वो क्या थी, उनको डिकोड करेंगे और उनका असर भारत के ऊपर क्या पड़ता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ है मेजर जनरल कार्की, मेरे पुराने मित्र, और हम इन सब के ऊपर बात करेंगे। अभय, आपका स्वागत है। थैंक यू चैक्स, ऑलवेज अ प्लेजर आपके शो में आने में। थैंक यू अभय। देखिए, पिछले एक हफ्ते में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और वो घटना हुई है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है। इसको कहते हैं नेटो जैसा समझौता हुआ है, जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर अगर अटैक होता है उसके साथ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे नेटो करता है। सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान आ सकता हूं, पाकिस्तान एक भिखारी देश है, उसे तो पैसे चाहिए, उसे हथियार चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए, लेकिन कि कोई और दे दे। लेकिन सऊदी अरब को क्या ऐसी जल्दबाजी थी या क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उसने पाकिस्तान के साथ ये करार किया, और इसका इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर क्या पड़ता है ये मत भूलिए। सऊदी अरब और हिंदुस्तान का जो ट्रेड है ये तकरीबन 45 बिलियन डॉलर है। इसका अगर आप तुलना करते हैं पाकिस्तान के साथ, मुश्किल से 2 बिलियन। ये भी 2 बिलियन जो है वो आमतौर पे तेल है जो सऊदी अरब पाकिस्तान को भेजता है। सऊदी अरब को पता है उससे पैसे वापस आने नहीं है, चाहे जितना भी वो जोर लगा ले। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो राहिल शरीफ जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने कमान संभाल रखी है एक मल्टी नेशन युद्ध फोर्स की, जो सऊदी अरेबिया की तरफ लड़ रहा है यमन में। इतने सालों के बावजूद यमन में सऊदी अरेबिया को जीत नहीं हासिल हुई है। तो ये तो साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कितने काबिल है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब को, खास करके हाउस ऑफ साउथ को प्रोटेक्शन दिया है, मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया है, और वो हमें आज से नहीं सालों से चलता आ रहा है। तो क्या ये एक सिर्फ फॉर्मलाइजिंग ऑफ रिलेशनशिप है कि हाँ साहब हम तो करते रहे हैं, चलो इसको लिखित में कर देते हैं, या इसमें एक न्यूक्लियर एंगल है? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर हथियार हैं, वो तो कहता यही है, और ये एक इस्लामिक बॉम्ब है। आईमेक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आईमेक जहां तक सवाल है उसमें सऊदी अरेबिया की भूमिका तो है, और सऊदी अरेबिया को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, खास करके इसलिए कि कहीं ना कहीं अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में तेल जब खत्म हो जाएगा तो सऊदी अरेबिया नियॉन सिटी बना रहा है। ये आईमेक के हद के जरिए उसको बहुत कुछ और मिलेगा, ट्रांजिट फीस मिलेंगी, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा धक्का होगा अगर हिंदुस्तान के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। आप इसको कैसे देखते हैं अभय? जी, ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसको समझने के लिए शायद हमको थोड़ा सा इसकी इतिहास में जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप का। देखिए, सऊदी अरब जो है वो शुरू से अगर देखा जाए सुन्नी राष्ट्रों का और सुन्नी देशों का इस रीजन में वो लीडर है, और पाकिस्तान को एक तरफ से वो हमेशा पालता आया था, और ओआईसी में भी हिंदुस्तान की पहले कोई इतनी पहुंच नहीं थी। ये तो अभी जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेशन आया, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमने सऊदी अरब और अरब यूएई नेशंस, कतर को मिला के सबके साथ हमने बड़े घनिष्ठ संबंध बना दिए हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है तो ये भी हमसे इंटीग्रेट होते हैं। बात वही है जो आपने बोली, जिस दिन तेल खत्म होगा उस दिन कौन सी एक ताकत है इस इलाके में जो उनको सपोर्ट कर सके और जो इनके साथ आगे बढ़ा सके, वो इंडिया है। तो उनके इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रहे हैं। वो जो अपने बाकी आईमेक एक ऐसी चीज है जिसको सऊदी अरेबिया छोड़ नहीं सकता, और वो दिन रात प्रे कर रहा होगा कि ये ठीक से इजराइल का हो जाए और आईमेक चालू हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के पास सारे लीवर है। अभी सऊदी, यूएई सबके इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आ रहे हैं। एक ऐसी कोई एक खैरात देने वाली और एक राजा की रिलेशनशिप नहीं है।
ये एक विन विन है जिसमें इंडिया के पास अपर हैंड है फ्यूचर को देखते हुए। जो भविष्य है उसमें हिंदुस्तान जो है वो इनसे ज्यादा इनकी मदद कर सकता है, ना कि वाइस वर्सा। तो ये बहुत घनिष्ठ संबंध हमारे हो रखे हैं। उसके अलावा एक और अगर देखें पाकिस्तान का जहां है, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये सेंटो जो होता था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो होते थे अमेरिका की नेतृत्व में, ये कितने साल से 1950 के बाद से ये साथ में थे और इनका मिलिट्री एक्सचेंज होता था। सेंटो टूट गया, ये लोग चितर बितर हो गए, ईरान और सऊदी की बनती नहीं है। लेकिन ये वाली रिलेशनशिप पाकिस्तान ने कि मेरे हथियार और आपका पैसा वो आदान प्रदान होता रहा। पाकिस्तान को अच्छी फंडिंग इस्लामिक बॉम्ब के लिए भी और सब्सिक्वेंटली भी सऊदी अरेबिया से आती रही। वो तो MBS जो अभी सऊदी क्राउन प्रिंस है, जब वो आए और उन्होंने अपना पूरा आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन देश की चेंज की है और उन्होंने ये एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करना बंद किया है, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट रखा गया है। लेकिन बिल्कुल। सिचुएशन लेकिन यही है अबे कि एक चीज है यहाँ पे, अबे सॉरी, एक चीज है यहाँ पे, MBS का आपने नाम लिया। MBS जो है वो अमेरिका से तो जनरली स्पीकिंग जरा सा उनको लगता है कि अमेरिका के ऊपर आप ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, मैं उसी पे आ रहा ये था। मत भूलिएगा कि ईरान के जरिए हुतीज ने ही अरामको के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया था, वो भी कई 1,500 किलोमीटर दूर से। ये भी मत भूलिए कि इमीडिएट ट्रिगर जो मुझे दिखाई देता है वो तो कतर के ऊपर कतर, जो अटैक किया इसराइल ने, तकरीबन तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था अमेरिकन एयरबेस। कतर ने इतने सारे अमेरिकन हथियार ले रखे हैं, अमेरिकन रेडार हैं, अमेरिकन मिसाइल्स हैं, अमेरिकन जेट्स हैं, अमेरिका का ही बेस है वहां पे जो इन सब चीजों के साथ प्रोटेक्टेड है। उसके बावजूद इसराइल अटैक करके निकल चुका और किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। तो क्या ये नहीं आपको लगता कि MBS को लग रहा है कि साहब अगर अमेरिका भी हमारे साथ नहीं है तो हम किसके तरफ जाएं? तो क्या ये एक तरह से अपने लिए एक न्यूक्लियर छतरी खड़ी कर ली है उसने कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार हमारे पास हो जाए और हम किसी ना किसी तरह से इजराइल को डिटर कर सके। वैसे एक अलग से बात यह भी है कि कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो तो बाय एंड लार्ज अब खत्म ही हो गए हैं और रहे कुछ जो हैं वो भी अब किसी ना किसी तरह से छिपे छुपाए सऊदी अरब में पोजीशन कर लिए गए हैं। आपको क्या लगता है? जी, ये आप ही की बात को आगे ले आते हुए, जब 2019 में हूथी ने मिसाइल अटैक किए थे अरामको की रिफाइनरी सऊदी अरेबिया में, उस समय भी अमेरिका की तरफ सऊदी ने देखा, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो जो अमेरिका की एक हेकड़ी थी कि आई एम द सिक्योरिटी गारंटियर ऑफ वेस्ट एशिया, मैं यहाँ पे हूं, मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो। तो ये धीरे धीरे जैसे इन्होंने 2019 में किया, उसके बाद उनको शक आने लगा कि क्या अमेरिका इन लड़ाइयों में इन्वॉल्व होने की क्षमता और स्टेमिना रखता है, या अफगानिस्तान वगैरह ने उसको इतना थका दिया है कि अब वो अपने को ताइवान के लिए बचा के रखता है। और अभी जो ये हुआ है कतर में हमला, ये जो था उस जो उनका शक था और उनका जो असमंजस था, उसकी वो आखिरी कील ठुक गई थी। और उन्होंने बोला ये तो भाई अमेरिका के भरोसे हम नहीं रह सकते, अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है, और जब तक इजराइल रहेगा अमेरिका पूंछ हिलाता रहेगा, उसका मुंह बंद रहेगा। तो क्या हम अमेरिका पे विश्वास करते रहे? नहीं। हाँ, अगर नहीं तो हमारे पास है क्या? तब उनको उन्होंने बोला जो इस्लामिक बॉम्ब बनाया था जिसके हमने पैसे दिए थे, उन्होंने एक फोन किया होगा शरीफ को, इधर आ जाओ। शरीफ वहां भी पहुंच गए, उनको बोला होगा कि भैया ये है, आप इसमें साइन कीजिए। अब इसमें एक इकोनॉमिक एंगल है, एक न्यूक्लियर एंगल है। जो न्यूक्लियर थ्रेट उनको है वो, या फिर जो वॉर की थ्रेट है और डिटरेंस उनको करना, वो इजराइल से, इंडिया से तो है नहीं। इंसिडेंटली पाकिस्तान का अगर इंडिया के साथ कुछ होता है तो क्या होगा, इसकी बात अब सामने आ रही है। लेकिन जिस दिन होगा उस दिन राजनीति, कूटनीति बहुत अच्छी चीज है। पूरे यूरोप ने यूक्रेन को 4 साल से लड़ाई में झोंका रहा है कि हम है ना, हम है ना, ना कोई आदमी भेज रहा ना हथियार भेज रहा है। तो ये उस दिन जब आएगा
तब हो सकता है सऊदी अरेबिया को जुकाम लग जाए या वो किसी और चीज में हो जाए, इंटरनल वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉन्ग रन में इंडिया को सऊदी नाराज नहीं कर सकता है, वो उसके फ्यूचर के हित में नहीं है। और वो भी किसके लिए, जो नॉन टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है, यूएन ने भी वहां पे आज परसों बात हो गई है, और एक रोग स्टेट है, उसको वो जब तक दिनार और डॉलर देता रहेगा, पाकिस्तान चुप रहेगा। ये जो जिस दिन लड़ाई उस पर आ जाएगी, वो पाकिस्तान को हाँ हाँ हम है ना, हम करेंगे ना, उतने तक ही छोड़ के रखेगा, जो अभी भी केस है। लेकिन मटेरियल हेल्प अगर आप सोचें कि वो वहां से फाइटर्स भेज देगा या उसको बाकी तो उसके पास सैटेलाइट्स वगैरह इतनी है नहीं चाइना की तरह, लेकिन वो मिलिट्री सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, ये हम मान के चलते हैं। देखिए, अबे मिलिट्री मिलिट्री वाइज अगर आप देखें तो चाहे जितना भी सऊदी अरेबिया के पास माल मसाला होगा, लेकिन हुतीस के साथ तो वो जीत नहीं पाए। हुतीस के खिलाफ अगर वो लड़ रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी आर्मी को तो लेकर नहीं लड़ रहे, वो तो सारी सुन्नी देशों की लड़ी आर्मी को लेकर लड़ रहे हैं, ताकि वो उनको ने ये बना दिया शिया सुन्नी डिवाइड वहां पे हुतीस के नाम पे, क्योंकि हुती शिया है। उसके बावजूद अगर सऊदी अरेबिया ने में ये लड़ने की क्षमता नहीं है, तो पाकिस्तान को तो मुझे साफ दिखाई देता है एंगल की पैसे मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान से उन्हें क्यों किया, चीन से क्यों नहीं किया? एक वजह तो ये हो सकती है, देखिए अब चीन ने बहुत कोशिश की है कि हमने किसी ना किसी तरीके से हम पर्शियन गल्फ में अपना पैर जमा सके, लेकिन ईरान युद्ध के बाद चीन का कोई खास वहां पे कुछ बचा ही नहीं। ईरान के सीरिया के बाद भी चीन निकल गया, तो अब चीन तो बाहर हो गया। तो क्या ये एक तरीके से पाकिस्तान के जरिए चीन के साथ वो कुछ दोस्ती करने का प्रभाव, या वो वहां पे पहले दूसरे कदम हो रहे हैं? ये आपके बीच में साउंड खराब हो गई थी, आप कहना चाह रहे हैं कि सऊदी चीन से दोस्ती पाकिस्तान के जरिए जारी रखना चाहता है? बिल्कुल, यही कहना चाहता हाँ देखिए, चीन और सऊदी के ऐसे कोई रिश्ते खराब तो है नहीं, जो उस लेवल के, जिस लेवल से आप बोल रहे कि अमेरिका उसको कॉम्पिटिटर या इंडिया उसके साथ वो करता है, तो ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल कतर के में जो हुआ है, तो एक सऊदी नहीं, बाकी पूरे अरब देश वहां पे जो है, वो भी अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा उनको कि आगे की हमारी रणनीति या विदेश नीति क्या होनी चाहिए। और जहां तक हुतीस का सवाल है, जितना हुतीस पे ये लोग करना चाहेंगे, उतना ईरान जो है हुतीस को और सपोर्ट देता रहेगा। और ये जो स्टेलमेट चला आ रहा है, ये बहुत नुकसान दोनों साइड के होने के बाद ही ये था कि चाहिए जहां पे है वहीं पे वो स्टेलमेट पे चल रही है। अगर दोबारा से ऑपरेशन अगर शुरू करे, तो फिर उधर ही की तरफ को जो इन्वॉल्वमेंट होता रहेगा और ये कहानी आगे नहीं जाएगी। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, इसमें अगर हम सबको पता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो अमेरिकन कंट्रोल में है, बिना अमेरिकन की फाइनल चाबी के वो डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो कैसे वो अमेरिका को कन्विंस करेगा कि आप हट जाओ, मैं इसको न्यूक्लियर गारंटी देता हूं? ये अमेरिका को बिल्कुल कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका की अपनी प्रेस्टीज उस इलाके में कम हो रही है। तो एक ये भी बहुत बड़ा हालत है। ये तो अगर गारंटी अगर दे दी है मुस्लिम देशों के बीच में, सुन्नी देशों के बीच में, ईरान का जो शिया बॉम्ब बनेगा उसकी जगह ये सुन्नी बॉम्ब होगा, ये सब कहानियां चलती रहेंगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है, क्या अमेरिका वो चाबी पाकिस्तान को देगा कि जाओ इसको आज तुम सऊदी में लगा दो, कल तुम यूएई में लगा दो, कल तुम टर्की में डाल दो? ऐसा क्या करने देगा? वो नहीं करने देगा। नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन नाम की जो चीज है, उसमें कुछ एक तो आप अपने को, अमेरिका अगर अपने को समझता है कि मैं एक दुनिया में जजमेंट करता हूं और कंट्रोल करता हूं, तो और पाकिस्तान जो उसकी भीख पे पल रहा है, उसको क्या ये न्यूक्लियर एसेट्स का करने देगा? कन्वेंशनली आप जो भी करते रहो, तो ये भी एक क्वेश्चन है। और हाँ, सऊदी को इसमें जो है एक डिटरेंस दिखता है, मैसेजिंग जारी है इसराइल को और अमेरिका को। इंडिया को उन्होंने बैक चैनल में बोल दिया होगा, ये गेम चलने, जब इसराइल वॉर खत्म होगी आईएमएक्स शुरू होगा। इसराइल और सऊदी दोनों आईएमएक्स से बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी के बाद जा कहां से रहा, वो हाइफा से होके तो जा रहा है।
तो उसमें फायदा ही फायदा है, लंबी सोच है। ये आज की जो एकदम से ट्रम्प नीतियां चल रही हैं और जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल बैलेंस के, उनको ये झटके लग रहे हैं। उसके लिए एक इंश्योरेंस सऊदी अरेबिया ने लिया है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, और वो भी चाहता है कि इसकी शेल्फ लाइफ कम रहे, कल हम फिर दोबारा अपने अपने रास्ते पे चले और ये नौबत कभी आए ही ना कि हमें एक साइड चूज करनी पड़ी या न्यूक्लियर ऑप्शन चूज करना पड़े। तो अबे एक चीज, आप जब बात कर रहे थे चाबी की और अमेरिका की और बाकी चीजें आप बता रहे थे, तो मुझे याद आया कि एक चाबी तो अमेरिका लगा रहा है बांग्लादेश में। पिछले 6 महीने हर महीने एक कोई ना कोई अमेरिकन टीम आती है बांग्लादेश और एक्सरसाइज करती है बांग्लादेशियों के साथ। या ये भी मत भूलिए कि कुछ ही महीने पहले, अब 1 साल से ज्यादा हो गया, अब जब शेख हसीना के इलेक्शन की बात हो रही थी तो उन्होंने खुद कहा था कि हमको एक सफेद आदमी ने कहा था कि आप अगर सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे देंगे तो हम आपको रीइलेक्ट करा देंगे। ये भी मत भूलिए कि काफी पहले एक क्रिश्चियन स्टेट का जिक्र हुआ था, प्रस्ताव था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन स्टेट बनेगी, और वो क्रिश्चियन स्टेट के बनना था मणिपुर और चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स और चिन स्टेट प्रोविंस ऑफ म्यांमार, इस सबको मिला के होना था। यही 3 जगहों के अंदर अभी आप देखेंगे तो काफी हद तक धर्म परिवर्तन हुआ है और क्रिश्चियंस की मेजोरिटी होनी शुरू हो गई है। यही एरिया है जहां पे सबसे बड़ा ड्रग्स का व्यापार का ये चलता है, तो ड्रग्स का भी एक एंगल आ जाता है ये ना। और देखिए आप, अमेरिका ने कोशिश की थी सेंट मार्टिन आइलैंड की शेख हसीना के टाइम पे, आज उसको सेंट मार्टिन आइलैंड फ्री में मिल गया है बिना किसी दिक्कत के। अमेरिका ने अपने लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोल दिया है इनटू म्यांमार। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेस मिल रहा है रेयर अर्थ के लिए। रेयर अर्थ वही रेयर अर्थ है जो चीन माइन करता है इलीगली या लीगली विद म्यांमार के हेल्प से, और वो अपने पास ले जाता है। और अगर चीन का ये मोनोपोली तोड़नी है तो ये म्यांमार को ये रेयर अर्थ अमेरिका को बेचने पड़ेंगे, इसीलिए अमेरिका यहां पे ला रहा है। तो ये तो साफ दे रहा है किसी तरह से एक तरह का प्रोग्राम शुरू हो गया है कि म्यांमार में भी कुछ किया जाए। एक्शन आप देखिए हिंदुस्तान की तरफ से भी हुआ, भारत ने से कम 2 बारी ड्रोन किए हैं म्यांमार के अंदर। अभी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के सोल्जर्स जो है वहां पे म्यांमार के अंदर घुसे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है किसी ना किसी तरीके से हम म्यांमार की हुंता के से बात कर रहे हैं, अराकान आर्मी से बात कर रहे हैं। यहां तक कि अराकान आर्मी ने कह दिया है कि सितवे पोर्ट से आप जो भी माल जहां भी ले जाएंगे वो हमारे इलाके से जाएगा, आप बिल्कुल सेफ हैं। तो क्या लगता है आपको, ये क्या कहा या क्या खिचड़ी पक रही है अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश के अंदर? देखिए, इसमें मैं शुरू करूंगा अमेरिका से। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है इस इलाके में, पहले वो सोचता था इंडिया की तरफ से कुछ हमें मिल जाए, पर उनको पता लगा इंडिया तो कोई बेस देगा नहीं। लेमुआ वगैरह ये जो हमने किए हैं उनके लिए लॉजिस्टिक्स वाले, वो उस लेवल का बेस नहीं देते जो कि उनको चाहिए। तो ये एक सीधे मेडिटेरेनियन सी से लेके फिलीपींस के बीच में उनको बे ऑफ बंगाल और मलाक्का स्टेट को डोमिनेट करने के लिए ये इलाका चाहिए था। और क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट विलिंग नहीं थी, वो भी बैलेंस बना रही थी चाइना और यूएस के बीच में, तो वो पसंद नहीं आया क्योंकि उनको रिएक्शन चाहिए थे आसिम मुनीर जैसे, जी हुजूर फोन करा तो वो पहुंच जाएगा ऊपर और काम करने के लिए, वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने अभी ये क्या, दूसरा पॉइंट जो है वो है क्रिश्चियन स्टेट का। अगर आपको याद है, जो कुकी कम्युनिटी है वो भी जो कम्युनिटी में ही आती है, जो जिसकी हम आप बात कर रहे थे चिन एरिया में कॉमन है म्यांमार और मणिपुर में। तो इस कम्युनिटी का अभी आपने अगर देखा तो 5-6 महीने पहले एक अमेरिकन पास्टर वहां पे आए थे पूरी अपनी कॉम्बैट ड्रेस में। वो वहां किसी कुकी आउटफिट के बंदे को बुलेट प्रूफ जैकेट्स दे रहे थे एंड कहते होप दिस विल कम और यूज। तो उसमें आपके दोनों पॉइंट आ गए हैं।
क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस और क्रिश्चियनिटी को एक लिवर लेके उस इलाके में अपनी डोमिनेंस जाहिर करना किसने? अमेरिका ने। मतलब वो जो ये लड़ाई चल रही है इसमें उन्होंने अपने हाथ दिखा दिए थे कि हम क्रिश्चियन कुकी जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनको हम साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो आपने जाहिर कर ही दिया। ये ड्रग्स का जो है, जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है उसने जो गोल्डन क्रीसेंट था वहां पे पॉपी कल्टीवेशन जो CIA वगैरह की मदद से होता था टू फाइनेंस अदर ऑपरेशन, उस सब पे उन्होंने कटवा दिए हैं फील्ड्स। वैसे ही मणिपुर में जो हिली ट्रैक्स थे कुकी के, वहां पे अपनी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसने भी जब एरियल सर्वे किए तो पॉपी फील्ड्स दिखे जंगलों को काट के, वो क्लियर करना शुरू हुआ तो ये अपराइजिंग शुरू हो गई थी। तो ये ड्रग का एंगल आ गया है, इसमें क्रिश्चियनिटी का भी एंगल आ रहा है। तीसरा, जो वो कह रहे हैं अमेरिकन हमें ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देना है अराकान के इलाके में, तो उनकी जो ये रणनीति थी, अगर आपको याद है बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इसको बिल्कुल अपोज किया था और मना किया था कि ये नहीं होगा, हमारे आर्मी के रहते हुए ये नहीं होगा। और आज की तारीख में वो कहाँ पे है? ये एक्सरसाइज तो अमेरिका के साथ खत्म हो गई। आज बांग्लादेश के चीफ कहाँ है? कल वो जा रहे हैं चाइना। तो ये बैलेंसिंग जो थी एक बांग्लादेश की, वो अभी भी मेरे ख्याल से एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है और वो अभी भी बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है अमेरिका और चाइना में, क्योंकि दोनों के दोनों जो है उनसे दोस्ती करो तो फेटल है, दुश्मनी करो तो मुश्किल है। तो एक इनसे दुश्मनी रखना ज्यादा अच्छा है, अंदर नहीं घुसते हैं, इनसे दोस्ती कर लो तो आपको खा जाते हैं। तो ये अभी बिल्कुल। बांग्लादेश की सिचुएशन है। अभी अमेरिका को और क्या करना है, क्योंकि उसको मलाका स्ट्रेट्स को डोमिनेट करना है चाइना के अगेंस्ट, और उसका जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है CMEC, उसको उसने डोमिनेट करना है। इसलिए इस इलाके में वो अपनी फौज को रखना चाहता है। अभी पिछले साल में आपने एक्सरसाइज की बात की, कितनी एक्सरसाइज? 4 एक्सरसाइज की हैं उसने। एक नेवी वाली थी, एक उनके पैरा कमांडो ब्रिगेड की थी जिसमें कि सब कुछ ही था, अंडर वाटर डाइविंग, मार्क्समैनशिप, स्नाइपर शूटिंग, जो भी IED इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाना। उसके बाद अभी ये एयरफोर्स की जो हुई है जिसमें कि उनके 92 लोग आए थे, उसमें कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक्स होगा, लेकिन इसमें भी छुपा वही है, क्योंकि अभी एक और खबर आई है कि इनके जो MQ-92 एक UAV है अमेरिका का, वो बांग्लादेश को देना चाह रहे हैं और उनकी एयरफोर्स को वो ट्रेन करेंगे। वरना एक एयरफोर्स में 92 लोग आके इतने दिनों तक सिर्फ सर्च एंड रेस्क्यू का ही नहीं करते हैं, उसमें पक्का रहा होगा सर्वेलेंस ऑफ म्यांमार चाइनीज एक्टिविटीज। उसके लिए हम आपको ड्रोन देंगे, जिस ड्रोन को हम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो जो उसको यूज करते रहिए। तो ये वो अपना पैर बढ़ाए जा रहे हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाए जा रहे हैं। और ISI का जो सब वहां पे कि चिंताजनक बात हमारे लिए है इंडिया को कि हमें इस पे नजर गड़ा के रखनी चाहिए और उसको डोमिनेट हमने करना चाहिए, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट पे अगर कुछ होना है या नहीं होना है, जिम्मेवारी है अंडमान निकोबार में जो हमारा बेस आ रहा है, और अभी भी जो हमारी अंडमान निकोबार कमांड है, हम हर एक शिप को, चाहे वो सुंदा से आए चाहे वो मलक्का स्ट्रेट से आए, हमारी नजर से वो बच नहीं सकता है। और वैसे भी अगर हम क्वाड के मेंबर हैं तो ये सब कुछ हमारा जॉइंटली आता है। तो कई जगह हमारे इंटरेस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इच्छा कि हमें वहां पे एक फुटहोल्ड मिले, मेरा एक बेस रहे, फिजिकल बेस जहाँ पे मैं स्टेशन कर सकूं फोर्सेस को, एयरफोर्स को, नेवी को, वो हसीना होने नहीं दे रही थी, इंडिया होने नहीं देगा। तो आजकल मोहम्मद यूनुस को बैठा के वो यही चीज को अभी वो जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। जी अबे आपने बिल्कुल सही कहा था। हेनरी किसिंजर ने कई साल पहले कहा था, टू बी फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका इज डेडली। सॉरी, बोला ये था, इफ यू आर एन एनिमी ऑफ अमेरिका इट इज डेडली, बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। मतलब ये है कि अमेरिका का अगर आप दुश्मन है तो वो घातक है, लेकिन अगर आप उसके दोस्त हैं तो वो मृत्यु दंड के बराबर है कि आप तो खत्म ही है। यही चीज का एहसास हो रहा है यूरोप को। एक छोटा सा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। 4 सितंबर को जो यूरोपियन काउंसिल के हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कॉस्टा जी, उन्होंने उर्सुला वैंडर लेन जो यूरोपियन कमीशन की हेड है, जो सिर्फ ट्रेड का हिस्सा देखती हैं,
दोनों ने मिलकर मोदी जी से बात की। खबर यह है कि 4 मुद्दों के पे बात हुई है। पहला मुद्दा था ट्रेड का। ट्रेड, उन्होंने कहा कि ट्रेड डील बिल्कुल फटाफट की जाए, जितनी जल्दी हो सके हो जाए। और मोदी जी ने कहा कि नवंबर दिसंबर तक ट्रेड डील खत्म कर लेते हैं, और फरवरी में जब हमारी समिट मीटिंग होगी यूरोपियन काउंसिल की भी और यूरोपियन कमीशन के साथ इंडिया में, तो हम ये डील साइन करेंगे। दूसरी बात आई थी यूक्रेन के ऊपर, तो और कोस्टा ने कहा था आप मध्यस्थता करें। तो मोदी जी सुनने को आता है, कहा उन्होंने ये कहा कि अगली मीटिंग जो आप करेंगे हिंदुस्तान में कर लेते हैं। तीसरी बात थी कि आप आईमेक के ऊपर जरा जोर दीजिए, आईमेक को जितनी जल्दी हो सके वो करें। ये मीटिंग खत्म होती है और तुरंत ज़ेलेंस्की का एक ट्वीट आ जाता है कि मैं पुतिन से मिलने को तैयार हूं, कहीं भी कभी भी। 5 सितंबर को, मुश्किल से एक दिन पश्चात, ट्रंप का ट्वीट आता है या ट्रुथ आता है, ये जो कहते, जो अपने आप को ट्रुथ सोशल में डालते हैं तो वो ट्रुथ कहते हैं, कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं बहुत इज्जत करता हूं। और वहां से देखिए पूरा का पूरा रवैया बदल जाता है। क्या ये नहीं दिखाता आपको कि ट्रंप को ट्रेड डील में दिखाई देने लगा है कि उनके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा है, क्योंकि जितने भी डील साइन हुए हैं कोई भी रेटिफाई नहीं हुआ है, किसी भी पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया है, सब के सब पीछे हटते जा रहे हैं। और अगर यूरोपियन यूनियन डील हो जाता है, अमेरिका के पास और कोई बचता है। देखिए 4 इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं इनकी तारीख में पूरे विश्व में। सबसे बड़ा है यूरोप, सबसे बड़ा है अमेरिका, फिर आता है यूरोप, यूरोपियन यूनियन, चीन और इंडिया, यही 4 है। और इन 4 में अगर 2 ब्लॉक्स एक साथ हो जाते हैं, और अभी दिखाई देता है कि यूरोप और इंडिया, भारत एक साथ हो रहे हैं, तो अमेरिका चीन के साथ के पास ज्यादा जा नहीं सकता, तो वो बिल्कुल पीछे हट जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो एक तो ये हो रहा है। दूसरा, ट्रंप को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं अब किसी ना किसी तरीके से जल्दी सुलह ना करूं, तो उन्हीं के देश में समस्या आ रही है। और खबरें आने लगी हैं कि नवंबर तक ये पूरा का पूरा मामला जो है कम से कम 25% का खत्म हो जाएगा। और सुनने को यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा आएगा जिसकी वजह से फिर ट्रंप को अपने मुंह छिपाने के लिए एक बहाना मिल जाएगा। कहने के देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हम क्या करें, हमने वो वापस लिया। आपको क्या लगता है, बिल्कुल संक्षिप्त में बताएं कि आप आगे का क्या देखते हैं? क्या ट्रंप पीछे हटेंगे और क्या आगे चलेगा? देखिए, ट्रम्प पीछे हटना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी कहते हैं ना, योर वर्ड्स हैव कम बैक टू हॉन्ट यू। आपने जो शब्द बोले और जो आपको शौक है कि इंटरनेशनल पॉलिसी को आप ट्विटर पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और सारे प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स और सालों साल की जो इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट देश की है, उसको आप अपनी पर्सनल वेल्थ, अपनी फैमिली की कंपनियों के प्रॉफिट के लिए आप नेशनल स्ट्रैटेजी को दरकिनार करते हैं, और अगले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप एक टूटा फूटा देश छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में पुशबैक होगा ही इंटरनली, जो कि हो रहा है। उनको उनकी लीगल टीम ने भी बता दिया होगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा तो आपको ज्यादा लीवे है नहीं, और आपको उस पर रिलेंट करना पड़ेगा, चाहे उसमें आपको पैसे वापस करने पड़े, चाहे कुछ करने पड़े। उससे उनके एक सुर ढीले हो गए। तीसरा, जो यूरोपियन यूनियन को लेके उनका जो खींच है, और जो यूरोपियन यूनियन की अमेरिका को लेके जो उनकी कंप्लेन है कि हम पे टैरिफ लगा रहा है, ऊपर से स्पेंडिंग करा रहा है, यूक्रेन की पूरी लड़ाई का फंडिंग उनसे करा रहा है, गलती इसमें यूरोपियन यूनियन की भी है। वो सारे के सारे तालियां बजा के जोश दे रहे थे यूक्रेन को अमेरिका की कॉस्ट पे। आज अमेरिका ने उनको बोला कि आप पैसे दो, तो उनके पास है नहीं। तो अब पर उनकी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा बोलती नहीं है, उनको समझ में आ गया है हमारी आज की तारीख में इंटरनेशनल उसमें इकोनॉमिक वर्थ क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और एक हमारी बुढ़ी होती हुई पॉपुलेशन में, और जो इमिग्रेंट्स ने आके हमारा नीचे जो भी कर रखा है, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर डेमोक्रेसी करके इस्लामिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको काफी फिक्र है अपने फ्यूचर पे, और वो चाहते हैं कि हम अपने जो फ्यूचर है
थोड़ा अपना सस्ता रखें, अपनी पॉलिसीज को रखें और एक फ्यूचर इमर्जिंग मार्केट जो इंडिया उसको नाराज ना करें। प्लस चाइना जहां से उनकी सारी एनर्जी और रशिया से आती है, उसको भी हम अमेरिका के कहने पे अपने जो लैंड बॉर्डर है उनको खतरा और ना बढ़ाएं। तो ये रियल पॉलिटिक में यूरोपियन यूनियन है, इसलिए वो ईस्ट की तरफ को आ रहा है। ईस्ट मतलब इंडिया, चाइना, रशिया, जहां पे एनर्जी, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग तीनों जो है वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैठे हुए हैं, उसको वो दरकरार नहीं कर सकता। और इन सब के लिए उनके पास लैंड रूट की भी अवेलेबिलिटी है, सेंट्रल एशिया से लेके चाइना, रशिया और आईएमएफ कहा जाता है तो इंडिया। तो ये चीज को नजर रखते हुए उन्होंने अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर का जो पैसा है वो इंडिया पे लगाना है। अमेरिका को वो झेल रहे हैं क्योंकि अभी भी अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जो सिक्योरिटी गारंटी उसकी है अभी वो फिलहाल खुद नहीं ले सकते। लेकिन एवरीवन इज वेटिंग ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चला जाए तो आगे दुनिया बढ़ेगी। ये और न और अगले साल जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी अगर आ जाए तो ट्रम्प की जो बेलगाम घोड़े हैं इन पे थोड़ी लगाम लगेगी और लोग अपनी जो पुरानी रणनीति थी उनको थोड़ा अमेंड करके जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए डिस्कशन करके बातों को आगे बढ़ाएं, ना कि सारी दुनिया को लड़ाई में और अनसर्टेनिटी में धकेल दें, जो सबके लिए नुकसानदायक होगा। बिल्कुल। और बस एक मिनट से ज्यादा नहीं ऑन चाबा। देखिए, एक तरह से ऐसा बताया है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि एक तरह से खिंचानी बिल्ली है। अब ये खिंचानी कहीं ना कहीं खम नोच रही है और वो नोच का काम उन्होंने किया है चाबहार में। 2018 जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक वेवर दिया था हिंदुस्तान को ऑन चाबहार पोर्ट में जो भी हम काम कर रहे हैं। यही वेवर 2025 में उन्होंने अब विड्रॉ कर लिया है, ये कहते हुए 29 सितंबर से ये खत्म हो रहा है, अब आप वहां पे काम नहीं कर सकते। इसका इम्प्लीकेशन तो साफ दिखाई दे रहा है कि आईएनएसटीसी जो कि एक कॉरिडोर बन रहा था चाबहार के रास्ते मॉस्को तक जाने का और मॉस्को से ईस्टर्न यूरोप के लिए, वो कॉरिडोर के ऊपर आपने क्षति पहुंचाई है। और दूसरी क्षति पहुंचा रहे हैं आप ह्यूमैनिटेरियन एड जो हम दे रहे थे अफगानिस्तान को। एक ये हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है कि अमेरिका चाहता है कि बागराम एयरबेस जो है वो उसको वापस मिल जाए अफगानिस्तान से, ताकि फिर वो चीन के ऊपर, ईरान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भी निगाह रख सके। ये तो एक तरीके से शतरंज की चाल चली जा रही है, जिसमें वो ऊंट जो है दाएं भी देख, एक तरफ भी देख रहा है, उल्टी तरफ भी देख रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल एक मिनट में, क्योंकि प्रोग्राम का समय खत्म होता जा रहा है, बोलिए। देखिए ये इंडिया के ऊपर दो बार है, एक बार है अफगानिस्तान के ऊपर। आज H1B वीजा और चबहार, ये जो दो चीज आई हैं, ट्रेड नेगोशिएशन जब हो रहे हैं और अगर ऑयल वाला जो उसका सैंक्शन है वो उठता है तो नेगोशिएशंस में ये दो लिवर या ये दो कार्ड लेके अमेरिका आएगा कि भैया देखो अगर चाहिए इनको हटाना तो हमें थोड़े और आप कंसेशन दो इंडिया से, वो बोल सकता है। बगराम लेना है अफगानिस्तान को, बोलो तेरे को इंडिया से खाना पीना, ह्यूमैनिटेरियन, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन और इंजीनियरिंग ये चाहिए, मैं काट देता हूँ, बगराम दे दोगे तो ये आपका रूट जो है वो खुल जाएगा। वही इंडिया के लिए भी है। तो ये मेरे ख्याल से एक तो ईरान के अगेंस्ट उसने जो वो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोच रही है, तो उसने ईरान और इंडिया दोनों को तो किया ही है। मेरे को ये लगता है उसने अफगानिस्तान के बगराम को भी इससे ज्वाइन कर दिया है कि हम आपका खाना पीना रोक रहे हैं, अगर आप बगराम में दोगे तो हम सारे उनको शायद छोड़ देंगे। लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट को अगर हम जानते हैं, वो टस से मस नहीं होना उसने, वो अमेरिका को दोबारा बिल्कुल नहीं आने देगा। जो उनकी हेट्रेट है अमेरिका की नफरत की वजह से वो पाकिस्तान को आज भी मार रहे हैं, वो अमेरिका को बगराम में आने देंगे? ये तो हो नहीं सकता। और नोइंग ट्रम्प, उसने पहले ट्विटर पे डाला है, अब अपने स्टेट डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भैया ट्रैक 2 में बात करो। ट्रैक 2 में कोई बात नहीं बिल्कुल बननी है। बिल्कुल। तो ये अभी तो यहाँ का हमें यही है। तो हमें बहुत मजा आया ये इस एपिसोड में, खास करके हमने जो ना 4 मसले उठाए, लेकिन चारों मसलों में एक कॉमन फैक्टर रहा है, वो है ट्रंप और अमेरिका। चाहे वो है ना डायरेक्टली, अगर आप देखें सऊदी अरेबिया और ईरान में, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
लेकिन है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ डायरेक्टली तो है ही, लेकिन हमने यूरोपियन यूनियन और हमारे रिश्तों के बारे में बात की। बगराम चाबहार अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कुछ भी आप कर लीजिए, और ढाका बांग्लादेश म्यांमार रेयर अर्थ, और जो है ना रिलीजियस फंडामेंटलिज्म शुरू हो गया है, ड्रग्स का एस्पेक्ट शुरू हो गया है मणिपुर में वगैरह, इस सब में अमेरिका आ रहा है। और एक तरीके से आप देखिए हिंदुस्तान के चारों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, और इस पूरे के पूरे में अगर एक वो है यहाँ पे आम तौर पे शांति है, आम तौर पे सब कुछ ठीक कर रहा है, वो है भारत। तब अगले हफ्ते तक इंतजार करते हैं हम लोग, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स, नए विश्लेषण और नए मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।